Hi everyone, welcome back to your favorite biology channel called Ozone Classes. My name is Dr. Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. आज के इस खास वीडियो के अंदर हम लोग लगभग कंप्लीट कर देंगे चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को, क्योंकि ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी का सबसे बड़ा टॉपिक आप मान सकते हो। यहाँ पर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे एक फ्लावर का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे, पॉलिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम पास्ट ईयर क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। तो बहुत मजा आने वाला है, लेकिन अल्टीमेटली ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, तो प्लीज मेक श्योर आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखें। लेकिन आई विल मेक श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मजेदार बने और इतनी मजेदार बने कि सारे कंसेप्ट आपको साथ साथ याद हो जाए, और जब आप एंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करें और इस वीडियो के बाद भी जब क्वेश्चंस को सॉल्व करें, यू विल फील दैट यू गॉट ऑलमोस्ट ऑल द कंसेप्ट्स clarified via this video. So please make sure कि आप एंड तक इस वीडियो में बने रहें। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखा था और वहां हमने देखा था कि फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे हरी जो पंखुड़ियां हैं उन्हें हम सेपल्स कहते हैं, जो कलरफुल पेटल्स होंगे दे आर कॉल्ड एज कोरोला। उसके बाद आपका मेल जो पार्ट है उसको हम लोग स्टेमन बोलते हैं, और जितने भी सारे स्टेमन होंगे वो इकट्ठे होकर एंड्रोशियम बनाते हैं। जैसे लेट्स से अगर एक फ्लावर के अंदर 10 स्टेमन है तो 10 के 10 स्टेमन को मिलाकर हम एंड्रोशियम बोलेंगे। और फीमेल पार्ट होता है एट द सेंटर जिसको हम गाइनोशियम बोलते हैं, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हमने देखी थी। तो ये फ्लावर आखिर बनता कैसे है, सबसे पहले तो उस बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इनिशियली एक फ्लावर के अंदर या फिर एक कह सकते हैं प्लांट के अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं जो प्लांट की लंबाई बढ़ाते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, जो कि प्लांट की लंबाई बढ़ाएंगे। ऊपर की साइड भी जिसे शूट एपिकल मेरिस्टम बोला जाता है, नीचे की साइड भी जो रूट की लेंथ बढ़ाएगा उसे रूट एपिकल मेरिस्टम बोला जाता है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इनमें कुछ सेल्स आपके फ्लोरल मेरिस्टम बना लेते हैं। फ्लोरल मेरिस्टम यानी ऐसी मेरिस्टम जो कि आगे चल के फ्लावर बनाएगी। फ्लोरल वर्ड से ही हमें पता लग रहा है कि ये फ्लावर बनाने वाली मेरिस्टम है। उसमें जब कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, जब कुछ हार्मोन्स का सिग्नल मिलेगा, तो ये फ्लोरल मेरिस्टम स्ट्रक्चरली भी चेंज हो जाएगी, इसका स्ट्रक्चर एडवांस हो जाएगा और आपका फ्लोरल प्राइमोर्डिया जो है ये डिफरेंशिएट करने लग जाएगा, डेवलप करने लग जाएगा। यानी कुछ जो सेल्स थे आपके फ्लोरल मेरिस्टम के, वो फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। इनिशियली आपकी कली बनेगी यानी बड बनेगी, और उसके बाद आपके फ्लावर्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर। और ये जो फ्लावर है, जैसा हमने पढ़ा था, इट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो सेक्स ऑर्गन है इसे हम कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। और सेकंड जो आपका सेक्स ऑर्गन है उसे हम कह सकते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। तो ये जो एंड्रोशियम है, सारे के सारे स्टेमेंस मिलकर के क्या बनाएंगे, एंड्रोशियम बनाएंगे, जिसको हम और डिटेल में पढ़ने वाले। और सिमिलरली सारी की सारी पिस्टल्स मिलकर के यूजुअली आपका गाइनोशियम तैयार करेंगे, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो आपका एपिकल मेरिस्टम है उसमें से कुछ सेल्स जो कि आगे चल के फ्लावर बनाएंगे वो फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही उस फ्लोरल मेरिस्टम को सिग्नल मिलेगा, हार्मोनल सिग्नल, कि भैया अब आप फ्लावर बनाओ, तो फ्लावर बनाना स्टार्ट कर लेगी। सबसे पहले कली बनेगी और उसके बाद आपका क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा फूल बन जाएगा। उस फूल के ऊपर सेक्सुअल ऑर्गन्स आपके पाए जाएंगे, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब इस एंड्रोशियम और गाइनोशियम के स्ट्रक्चर को हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम हमने क्या देखा था, जितने भी स्टेमेंस है एक पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर, सारे मिलकर के क्या बनाएंगे, एंड्रोशियम बनाएंगे। तो स्टेमेन जो है वो मैंने यहां पर बना रखा है ऑलरेडी। ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है इट्स कॉल्ड एज स्टेमेन। तो स्टेमेन में आपके दो मेजर पार्ट आपको देखने को मिले। पहला जो है आपका ऊपर बायलोब्ड एंथर, बायलोब्ड मतलब आपके दो लोब्स यहां पर पाए जाते हैं। बाय का मतलब दो, लोब्ड का मतलब लोब्स यहां पाए जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट लोब जो कि यहां पर देखने को मिल रहा है आपको। ऊपर वाला आपका फर्स्ट लोब हो जाएगा, नीचे वाला आपका दूसरा लोब हो जाएगा। सो इट इज बायलोब्ड एंथर, ओके। और हर लोब के अंदर दो थीका पाए जाते हैं, इसीलिए इसे डायथीकस एंथर भी कहा जाता है। यानी हर लोब के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक थीका पाया जाएगा, यहां पर एक थीका पाया जाएगा, तो डायथीकस हो गया एक लोब, और नीचे भी आपका एक थीका पाया जाएगा और यहां भी आपका एक थीका पाया जाएगा, तो आपका डायथीकस हो गया दूसरा वाला लोब भी। तो दो लोब होंगे और हर लोब में दो दो थीका है, तो टोटल आपकी 4 थीका पाई जाएंगी आपके किसके अंदर,
आपका एंथर के अंदर, है ना। तो ये क्या हो गया आपका बायलोब्ड एंड डायथिकस आपका एंथर हो गया। इस स्ट्रक्चर को हम लोग एंथर बोलते हैं। और नीचे ये जो लंबा सा डंडा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लंबी सी स्टॉक है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका लास्ट पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। और ये प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट कहां अटैच होता है, ये आपका अटैच होता है टू द थैलेमस, यानी जो हमने देखा था फ्लावर का बेजल पार्ट, या तो उससे कनेक्टेड होगा, और टू द पेटल, जहां से पेटल आपकी अराइज हो रही हैं, रंग बिरंगी पंखुड़ियां अराइज हो रही हैं, उनके ओरिजिनेशन पॉइंट पे ही आपका ये भी गड़ा हुआ रहेगा। वहीं से आपके फूल जो है उनकी रंग बिरंगी पंखुड़ियां अराइज होंगी, वहीं से आपका ये भी अराइज होगा, स्टेमन भी, ठीक है। अब देखो ये जो एंथर है ना, ऊपर का जो एंथर है बायलोब्ड, इसको जब आप काटोगे तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके हम इसे देखना चाहेंगे। यहां पर देखो ये जो आपका एंथर है ना, ये जो एंथर है आपका समझ लो ऐसा था, एक ओवल स्ट्रक्चर था लेट से, उसको आपने बीच में से काट दिया तो आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर देखो एक एंथर का लोब है, ये दूसरा लोब है, तो बायलोब्ड हो गया एंथर, बिल्कुल हो गया। और ये जो एक लोब था, इसके अंदर एक थीका दो थीका है, और इसके अंदर भी एक थीका दो थीका है, तो हर लोब आपका डायथिकस भी हो गया, इसीलिए एंथर को क्या बोला, बायलोब्ड और डायथिकस बोला। अब ये देखो एक लोब की जो दो थीका है ना, इनके बीच में एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है, एक लंबी सी लाइन है जो कि एंथर को फाड़ देती है। जब एंथर मैच्योर होता है ना, जिस टाइम पर इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बन चुके होते हैं, उस टाइम पर ये जो लाइन है ये फट जाती है। ये पॉलन ग्रेन्स जब बाहर की साइड चीजों को पुश करती हैं तो ये लाइन फट जाती है, इसीलिए इसे लाइन ऑफ डेहिसेंस कहा जाता है। डेहिसेंस मतलब फटना। तो इन लाइंस के थ्रू आपका ये जो पूरा का पूरा एंथर है ये फट जाएगा, और इन चारों के चारों थीका के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स पाई जाएंगी, हर आपके इस चैम्बर के अंदर लगभग 1000 से भी ज्यादा पॉलन ग्रेन्स पाई जाते हैं। तो आप मान के चलो यहाँ पे 4-5 हजार जो पॉलन ग्रेन्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी, राइट। दिस इज द थिंग जो आपको यहां पर नोटिस करनी है। तो लाइन ऑफ डेहिसेंस जो है ये आपकी लॉन्गिट्यूडिनली प्रेजेंट होती है, यानी लंबे तौर पे पाई जाती है, और ये एक पर्टिकुलर एंथर को लंबाई में फाड़ सकती है ना, जैसे ये यहां से फाड़ देगी और ये यहां से फाड़ देगी, और इसके अंदर के जो भी पॉलन ग्रेन्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, ऑलराइट। तो पॉलन ग्रेन कंटेन करने वाले इन थीका को हम क्या कहते हैं, पॉलन सैक बोलते हैं। सैक मतलब बोरी, या फिर सैक का मतलब क्या होता है आपका, कंटेनर, है ना। तो यहां पर ऐसे कंटेनर जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं उन्हें हम पॉलन सैक बोल देंगे। तो एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव जो है ये आपका लेंथ वाइज जाती है और दो थीका को सेपरेट कर देती है ना। दो लोब तो आपके पहले से ही सेपरेट है, लेकिन एक लोब के अंदर जो दो थीका है उनको कौन फाड़ेगा, द लाइन ऑफ डेहिसेंस विच इज लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर। अब अगर आप एंथर का डायग्राम देखोगे तो आपको ये डायग्राम कैसा देखने को मिलेगा, आपको ये डायग्राम टेट्रागोनल देखने को मिलेगा, है ना, जिसमें आपके 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जा रहे हैं कॉर्नर्स के ऊपर। जैसे ये आपका एंथर है ना, ये आपका एंथर है। इस एंथर को अगर आप काटोगे, ऐसे काटोगे अगर, तो आपको एंथर का टीएस देखने को मिलेगा, यानी ट्रांसफर सेक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप एंथर को ऐसे काटोगे बीच में से और ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये एक लोब है एंथर का, लेट से ये एक लोब है ना, और ये एक लोब है, ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है ना। और इसको हम लोग और डिटेल में अगर बनाना चाहें तो और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, एक लोब हो जाएगा, और ये इसकी एक थीका, है ना, और ये एक लोब की दूसरी थीका। सिमिलरली यहां पर आपका एक लोब ऑफ सेकंड थीका, एंड यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, एक और थीका मौजूद हो जाएगा। तो दो लोब हो गए, एक आपका लेफ्ट साइड में है, एक आपका राइट साइड में है। यह आपका फर्स्ट लोब हो गया इस साइड का कंप्लीट, फर्स्ट लोब। यह आपका सेकंड लोब हो गया इस साइड में कंप्लीट, सेकंड लोब। और हर लोब के अंदर आपकी दो थीका पाई जा रही थी, तो ये दोनों क्या हो गई, आपकी थीका हो गई, ये दोनों आपकी थीका हो गई, राइट। अब ये जो आपकी थीका है इनके अंदर क्या पाए जाएंगे, आपके माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाएंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब ऐसे कंटेनर जिनके अंदर क्या बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स तैयार हो रहे हैं, इन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, इन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है।
तो जब इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं तो इसे माइक्रोस्पोरेंजिया बोलोगे, है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया। व्हेन इट कंटेन्स माइक्रोस्पोर्स, व्हेन इट कंटेन्स माइक्रोस्पोर्स, राइट। बट जब ये आपका डेवलप्ड हो जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया तो ये क्या बना लेता है, पॉलन सैक बना लेता है। बट इट इज कॉल्ड pollen sac at maturity। pollen sac कहलाएगा ये at maturity when it contains pollen grains, when it contains pollen grains, यानी जब माइक्रोस्पोर्स पाए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर तो कंटेनर का नाम माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगा, और जब पॉलन ग्रेन्स पाए जा रहे हैं तो उस कंटेनर का नाम पॉलन सैक हो जाएगा। तो अब हम बोल रहे हैं कि जो 4 कॉर्नर्स हैं इनके ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, 4 कॉर्नर्स के ऊपर आपके माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जा रहे हैं। तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया, 4 साइड वाला स्ट्रक्चर हो गया, और बाद में यही माइक्रोस्पोरेंजिया आपके कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू पॉलन सैक और आपका पॉलन ग्रेन कंटेन करने लगेंगे। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया 4 पॉलन सैक बना लेंगे एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, राइट। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये नियरली सर्कुलर होते हैं। अब यहां पे देखोगे आप, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने बनाया है ये मैंने सर्कुलर आउटलाइन में बनाया है ना, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बनाए हैं, चारों के चारों मैंने नियरली सर्कुलर बनाए हैं, और इनके आसपास क्या होते हैं, इनके कवर भी पाए जाते हैं, कुछ लेयर्स इनको सराउंड भी करेंगी, है ना। तो यहां पर ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, कनेक्टिव पाए जाते हैं। ये डायग्राम में आपको दिखाऊंगा अभी अलग से एनसीईआरटी में। तो इन चारों माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में कहीं कनेक्टिव पाए जाते हैं, और ये जो है आपके प्रोटेक्टिव कवर्स हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स है किसकी, माइक्रोस्पोरेंजिया की। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इसमें आपकी सर्कुलर आउटलाइन के ऊपर 4 वॉल लेयर्स पाई जाती है। सबसे बाहर वाली होगी आपकी एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट, फिर आपकी एंडोथीशियम, फिर आपके मिडल लेयर्स जिसमें मल्टीपल लेयर्स पाए जाएंगे, और फिर होगा सबसे इनर मोस्ट आपका टेपेटम। अब बाहर वाले लेयर्स का क्या काम होता है, यूजुअली प्रोटेक्शन। तो आपका एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर जो है ये आपका प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, जबकि ये जो आपका टेपेटम है सबसे अंदर वाली जो माइक्रोस्पोर्स के साथ में रहेगी, माइक्रोस्पोर्स तो अंदर है तो सबसे अंदर वाली लेयर उनके सबसे ज्यादा कांटेक्ट में है, तो वो उन्हें क्या करेगी, माइक्रोस्पोर्स को नरिश करेगी, इनको खाना पीना प्रोवाइड करेगी, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को खाना पीना प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है। डेंस साइटोप्लाज्म मतलब मोर प्रोटोप्लाज्म, ज्यादा खाने पीने का सामान, ज्यादा एनर्जी, और मोर देन 1 न्यूक्लियस है। तो ये जो टेपेटल सेल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिच होने के कारण क्या करते हैं, आपके डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स की नरिशमेंट करते हैं। तो ये 4 वॉल लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी। अब इसको इस डायग्राम के अंदर और गौर से देखो तो आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। देखो ये आपके एंथर को आपने काट लिया है। एंथर को जब आपने काटा तो आपको क्या देखने को मिले, 2 लोब्स देखने को मिले। ये वाला आपका फर्स्ट लोब है, ये वाला आपका सेकंड लोब है, तो बायलोब्ड हो गया एंथर। अब इस फर्स्ट लोब के अंदर आपके 2 क्या देखने को मिल रहे हैं, थीका देखने को मिल रहे हैं ना। ये आपका फर्स्ट थीका हो गया, ये आपका सेकंड थीका। इसमें भी एक माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जा रहा है, इसमें भी एक माइक्रोस्पोरेंजिया, सिमिलरली यहां भी एक माइक्रोस्पोरेंजिया, यहां भी एक माइक्रोस्पोरेंजिया। तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए आपके, 4 हो गए, चारों कॉर्नर्स के ऊपर, इसीलिए इसे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हमने कहा था। ठीक है, सारे माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में क्या पाया जा रहा है, एक कनेक्टिव पाया जा रहा है। ऑलराइट, अब देखो यार क्या हुआ। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया था इसके ऊपर क्या लगी हुई है, वॉल लेयर्स लगी हुई है। ये वॉल लेयर्स कौन कौन सी है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ये क्या है, एक सिंगल लेयर है कॉल्ड एपिडर्मिस, बीच की जो है दैट इज एंडोथीशियम, और इसके अंदर की जो है ये मिडल लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स है, और सबसे अंदर अगर आप देखोगे तो टेपेटम है। और टेपेटम को देखो यहां पर एनसीईआरटी में क्या किया है, थोड़ा सा डार्क दिखा रखा है, यानी यहां पे आपके साइटोप्लाज्म को इतना कुछ डार्क नहीं दिखा रखा, लेकिन यहां पे देखोगे ना तो आपको न्यूक्लियस भी दिखा रखा है और आपको डेंस साइटोप्लाज्म दिखा रखा है। ऐसे डॉट डॉट करके साइटोप्लाज्म दूसरे सेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस दिखा रखा है। तो यहां पे डेंस साइटोप्लाज्म और मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, और उसके अंदर जो सेल पाए जा रहे हैं इन्हें आप क्या बोल रहे हो, आपका स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल। तो स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल हर माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर पे पाए जाते हैं, यही आगे चल के क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, कंपैक्टली अरेंज सेल्स पाए जाते हैं, होमोजीनस सेल्स, यानी एक जैसे मल्टीपल सेल्स है, काफी सारे सेल्स है एक जैसे दिखने वाले, वो आपके सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पर पाए जाते हैं। और हर स्पोरोजिनस टिश्यू का जो सेल है ना वो आगे चल के क्या बना सकता है, पॉलन ग्रेन बना सकता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है,
माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल कहा जाता है, पीएमसी कहा जाता है, क्योंकि पहले माइक्रोस्पोर बनेगा फिर वही पॉलन में कन्वर्ट होगा, तो आप माइक्रोस्पोर मदर सेल भी लिख सकते हो। तो यहां पर ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल है अब ये अंदर ही अंदर डिवाइड करेंगे और आपका क्या बना लेंगे, पॉलन ग्रेन बना लेंगे। कैसे होती हैं ये चीजें, लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमने क्या कहा कि स्पोरोजिनस टिश्यू का हर सेल जो है, एवरी सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल पॉलन एंड इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी यहां पर देखो, अगर आप एक माइक्रोस्पोरेंजिया बनाते हो तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया में अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू में काफी सारे सेल्स हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू में काफी सारे सेल है ना। और इसके बाहर क्या थी, आपकी वॉल लेयर्स थी, इसके बाहर आपकी वॉल लेयर्स थी। वॉल लेयर्स में क्या था, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर्स, फिर टैपेटम, और अंदर ये स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल थे। अब इसमें से हम एक सेल को कंसिडर कर लेते हैं। एक सेल को अगर हम कंसिडर करें, है ना, एक सेल हमने लिया है फॉर एग्जांपल, इसको अगर आप कंसिडर करें तो एक सेल क्या बना लेगा आगे चल के, ये आपका क्या बना लेगा, माइक्रोस्पोर बना लेगा वाया द मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से आपके 4 सेल बनते हैं। तो एक सेल है यहां पर, ये आपका अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो आपको पता है दैट दिस वन सेल इज डिप्लॉयड इन नेचर। अगर ये आपका डिप्लॉयड है नेचर के अंदर तो ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा, इट विल अंडरगो मियोसिस। एंड इफ इट विल अंडरगो मियोसिस तो ये 4 क्या बना लेगा, हैप्लॉइड सेल्स बना लेगा। इन 4 हैप्लॉइड सेल्स को हम लोग क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोर्स बोल देंगे। 4 आपके हैप्लॉइड सेल्स बने हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स बोल देंगे। और सिमिलरली समझ लो कि एक पर्टिकुलर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 250 या 300 आपके स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल पाए जाते थे, तो हर सेल क्या करेगा, मियोसिस करेगा और 4-4 माइक्रोस्पोर बना लेगा। तो समझ लो 250 अगर आपके स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल थे तो 1000 आपके माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोर है इनमें डेवलपमेंट होगी, यानी ये डिहाइड्रेट करेंगे, इनका पानी लॉस्ट होगा, है ना, ये डिहाइड्रेट करेंगे और डिहाइड्रेट करने के बाद ये जो साथ साथ चिपके हुए पाए जा रहे थे ये कैसे हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप इन्हें क्या बोल दोगे, पॉलन्स बोल दोगे। तो एक जो आपका यहां पर स्पोरोजिनस टिश्यू का सेल है, इसने पहले 4 माइक्रोस्पोर्स बनाए और फिर 4 आपके पॉलन ग्रेन्स बना लिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल देंगे, यानी माइक्रोस्पोर का बनना। माइक्रोस्पोर्स आगे चल के क्या बना देंगे, पॉलन्स बना देंगे। तो ये सारा कौन कर रहा है काम, आपका स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स कर रहे हैं, है ना। तो हर एक सेल आपका 4 पॉलन्स बना सकता है। यहां पर देखो जब बहुत सारे पॉलन्स बन जाएंगे तो आपका एक जो यहां पर क्या है, अगर आप देखोगे तो ये 2 लोब आपके प्रेजेंट है ना, और हर लोब के अंदर 2-2 थीका थी। यहां पर क्या होगा, ये जो लाइन ऑफ डेहिसेंस पाई जा रही थी आपके 2 थीका के बीच में, ये जो लाइन ऑफ डेहिसेंस है ये आपकी फट जाएगी और इसके अंदर से हजारों पॉलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे। और अब इन पॉलन ग्रेन्स को क्या करना है, कहां पहुंचना है, फीमेल तक पहुंचना है, बिकॉज दे आर नॉन मोटाइल इन नेचर। तो इन्हें फीमेल तक पहुंचना है जिससे कि क्या कर सके, वहां पे जाके फर्टिलाइज कर सके। सो पॉलन ग्रेन जो है इसको क्या कहा जाता है, मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होना है कि सर पॉलन ग्रेन ही मेल गैमेट है, नहीं, पॉलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमेट। ये मेल गैमेट नहीं है मेरे दोस्त, ये खुद गैमेट नहीं है, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो गैमेट को कैरी करता है। अगर आप पॉलन ग्रेन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखोगे तो पॉलन ग्रेन में क्या होता है, जैसे ऊपर मैंने बना रखा है, एक बड़ा वेजिटेटिव सेल होता है और नीचे छोटा जनरेटिव सेल होता है। ये जनरेटिव सेल आगे माइटोसिस करता है और 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ये आपका गैमेट नंबर 1 है, ये आपका गैमेट नंबर 2 है। आप पॉलन ग्रेन इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोल रहे हो, तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर 2 गैमेट है मेरे दोस्त, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर गैमेट नहीं है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि पॉलन ग्रेन इज नॉट गैमेट, इट्स गैमेटोफाइट। द पॉलन ग्रेन कंटेन्स गैमेट, है ना, इस बात को हमेशा याद रखना है। ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं यूजुअली गोल मटोल होते हैं और इनका साइज 25 से 50 माइक्रोमीटर के आसपास होता है डायमीटर के अंदर, यानी 25 से 50 माइक्रोन का मतलब हो गया
25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर टू 50 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, इतना इनका साइज हो जाएगा डायामीटर के अंदर। पॉलन ग्रेन का अगर आप एक स्ट्रक्चर देखो तो उसके ऊपर दो कवरिंग्स होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, यानी सेल मेम्ब्रेन तो है ही, उसके ऊपर अंदर वाली जो लेयर होती है कंटिन्यूअस लेयर होती है ना, ये कहीं भी आपकी गायब नहीं है। देखो मैंने इस लेयर को एकदम कंटिन्यूअस बनाया है ना, सफेद वाली लेयर को एकदम गोल मटोल बनाया है, कंटिन्यूअस बनाया है। तो कंटिन्यूअस जो लेयर है अंदर वाली इनसाइड में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम इंटाइन है। ये सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनती है, जिससे यूजुअली किसी भी प्लांट की सेल वॉल तैयार होती है। तो ये मटेरियल हम लोग पहचानते हैं, सेल वॉल वाला ही मटेरियल है। लेकिन बाहर वाली जो लेयर है, ये देखो यहां पर आपकी डिसकंटिन्यूअस हो गई है ना, यहां पर आपका एक छोटा सा पोर है जहां पर आपकी ये जो आउटर कवरिंग है नहीं पाई जा रही, इसे जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जगह ये जो एक्साइन लेयर है, आउटर लेयर है, ये पाई जा रही है और ये बनती है स्पोरोपोलिनिन की। स्पोरोपोलिनिन की महिमा अपरंपार है मेरे दोस्त। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा केमिकल है which can't be degraded by any enzyme और एसिड और अल्कली। कोई भी कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड डालो, बेस डालो, एंजाइम डालो, ये डिग्रेड नहीं होता। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एवर डिस्कवर्ड, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आप सोचोगे सर अगर ये इतना ही रेजिस्टेंट है और इसने बाहर से चीजों को घेरा हुआ है तो ये पॉलन जर्मिनेट कैसे करता होगा? मेरे भाई तभी तो जर्म पोर है ना, इसीलिए इसका नाम जर्म पोर रखा। यहीं से आपका पॉलन जर्मिनेट करता है, यही एक छोटी सी जगह है जहां से आपका पॉलन जो है जर्मिनेट करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जर्म पोर। और एक्साइन इतना स्ट्रांग होता है कि अगर एक पॉलन पड़ा रहे तो ये जो है आपका फॉजिल में भी जब कन्वर्ट होगा तो एक्साइन की वजह से ही होगा। और काफी सारे डिजाइन्स, काफी सारे पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग तरीके के पॉलन्स के ऊपर। जब आप उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे वो सारे के सारे डिजाइन्स भी आपके एक्साइन की वजह से ही बनते हैं। जैसे ये सारे डिजाइन्स, ये सारे के सारे पैटर्न्स देखने की कोशिश करो। यहां पे देखो कितना प्यारा 3D डिजाइन है, यहां पे देखो कितना प्यारा 3D डिजाइन है। ये जो सारे डिजाइन बन रहे हैं, जो पैटर्न्स बन रहे हैं, जो एरेज बन रहे हैं, ये सारे किसकी वजह से है मेरे दोस्त? ये सारे के सारे आपके किसकी वजह से हो जाएंगे? एक्साइन की वजह से हो जाएंगे। और एक्साइन जो है इनको गलने सड़ने भी नहीं देता पॉलन्स को, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये लंबे टाइम तक स्टोर भी किए जा सकते हैं या फिर फॉसिलाइज भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन इनकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है, इसीलिए यूजुअली स्टोर करने के लिए कोल्ड टेम्परेचर की जरूरत होती है। लेकिन जब ये फॉसिल में कन्वर्ट होंगे तो आपके बहुत लंबे टाइम तक ये जो है इस हार्ड स्पोरोपोलिनिन कोट की वजह से फॉसिलाइज किए जा सकते हैं। काफी लोगों को एलर्जीज भी होती हैं और प्रॉब्लम्स भी होती हैं आपके पॉलन ग्रेन्स की वजह से। तो उनको ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस भी हो सकती है, लंग्स में तकलीफ भी हो सकती है, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा पार्थेनियम विच इज कॉल्ड एज द कैरेट ग्रास, जो कि वीट की वैरायटीज के साथ भारत में आई थी। यह भारत में काफी ज्यादा प्रचंड तरीके से पाई जाती है। हर जगह पर आपको पार्थेनियम या कैरेट ग्रास देखने को मिल जाएगी और इसके पॉलन से काफी सारे लोगों को तकलीफें होती हैं और सांस संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। पॉलन टैबलेट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है और इनकी सिरप्स भी बनाई जाती हैं और इन्हें पिलाया जाता है काफी सारे एथलीट्स को, काफी सारे रेस हॉर्सेस को, क्योंकि कहा जाता है कि पॉलन्स आर एक्सट्रीमली रिच इन न्यूट्रिएंट्स और इसके सेवन से जो एथलीट्स हैं और जो रेस हॉर्सेस हैं इनकी परफॉर्मेंस मल्टीफोल्ड्स बढ़ जाती है। तो इसलिए पॉलन ग्रेन्स को एज अ सप्लीमेंटरी न्यूट्रिएंट भी इस्तेमाल किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में इनका इस्तेमाल जो है काफी ज्यादा किया जाता है। अब यहां पर देखो यार, हमने आपको क्या बताया था कि जो पॉलन ग्रेन है इसमें आपके क्या है, दो तरीके के सेल्स है ना। यहां पर हमने उनको लेबल नहीं किया था, लेट्स लेबल देम। यहां पे अगर हम लेबल करेंगे, ये जो पॉलन ग्रेन है इसमें दो सेल्स आपके पाए जा सकते हैं। पहला है आपका वेजिटेटिव सेल जो बड़ा होगा, वेजिटेटिव सेल जो बड़ा होगा, और दूसरा जो छोटा है इसे हम क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। तो यूजुअली ये बड़े और छोटे सेल क्यों बने? जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एसिमेट्रिक स्पिंडल। जब एक सेल डिवाइड करता है ना तो सिमेट्रिक स्पिंडल बनता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सिमेट्रिक स्पिंडल मतलब एकदम सिमेट्री से सेल डिवाइड होगा, दो बराबर सेल तैयार होंगे इन द फॉर्म ऑफ डॉटर सेल्स। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एसिमेट्रिक स्पिंडल बन गया, यानी एक सेल आपका बहुत बड़ा रह गया जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत भरे हुए हैं, दैट इज वेजिटेटिव सेल।
तो इसका देखो आप इररेगुलरली शेप्ड आपका न्यूक्लियस यहां पर पाया जा रहा है। अगर आप न्यूक्लियस देखो तो इररेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस पाया जा रहा है, और डेंस मैंने यहां पर क्या बनाया है, प्रोटोप्लाज्म बनाया है, और बड़ा सेल मैंने बनाया है, यानी इसमें यूजुअली खाने पीने का सामान स्टोर होगा। और ये जो जनरेटिव सेल है इसका स्पिंडल शेप न्यूक्लियस है, पतला और लंबा न्यूक्लियस है, क्योंकि सेल ही पतला और लंबा है ना। और यहां पर जो है ये यूजुअली छोटा होगा साइज में। डेंस प्रोटोप्लाज्म यहां पर भी पाया जा सकता है, बिकॉज ये भी डिवाइड करेगा आगे चल के और दो सेल्स बनाएगा, दोनों के दोनों मेल गैमेट्स कहलाएंगे। तो क्या होता है, इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, यानी लगभग 60% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ये जो आपका पॉलन है ये दो सेल्ड स्टेज पर ही शेड कर दिया जाता है। यानी जब पॉलन आपका झड़ा, जब एंथर आपका फटा और पॉलन जब रिलीज हुआ तो उसमें दो सेल्स थे, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। लेकिन बची हुई 40% एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज के अंदर 3 सेल्ड स्टेज में आपका क्या हो जाता है, पॉलन शेड हो जाता है। यहां पर क्या होगा, जो जनरेटिव सेल है डिवाइड्स वाया माइटोसिस। जनरेटिव सेल डिवाइड्स वाया माइटोसिस, और ये माइटोसिस से डिवाइड करके मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, माइटोसिस से डिवाइड होने के बाद ये क्या कर जाएगा, जनरेटिव सेल जो है ये दो मेल गैमेट बना लेगा। इट विल मेक 2 मेल गैमेट्स। और जो 60% आपके एंजियोस्पर्म्स हैं जो 2 सेल्ड स्टेज पर शेड होंगे, वो यूजुअली जब स्टिग्मा के अंदर घुसते हैं ना, जब वो फीमेल तक पहुंचते हैं उससे पहले वो आपका क्या करते हैं, 2 मेल गैमेट बना लेते हैं। तो अल्टीमेटली 2 मेल गैमेट होना जरूरी है, तो बनेंगे तो ये जरूर, लेकिन कईयों में पहले से बने बनाए होते हैं, कईयों में माइटोसिस आपकी थोड़ी सी बाद में होती है। अब देखो हमने क्या लिखा था वेजिटेटिव सेल के बारे में, देखो पहले बना कैसे, एक सेल था, है ना, ये एक सेल था जब आपका पॉलन तैयार हुआ। अब इसमें क्या हुआ, एसिमेट्रिक स्पिंडल बना। एसिमेट्रिक स्पिंडल मतलब ऊपर बड़ा स्पिंडल बनेगा, नीचे छोटा स्पिंडल बनेगा, तो नीचे छोटा सेल तैयार होगा, ऊपर बड़ा सेल तैयार होगा, है ना। तो ऊपर एक बड़ा सेल तैयार हो गया, नीचे छोटा सेल तैयार हो गया। जो बड़ा सेल है इसमें देखो, ये बड़ा सेल है, इसमें लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, और इसमें फूड वगैरह ज्यादा है, यानी आपका प्रोटोप्लाज्म डेंस है। और नीचे आप देखोगे तो प्रोटोप्लाज्म यहां पर भी आपका डेंस है, लेकिन यहां पर जो न्यूक्लियस है ये आपका स्पिंडल शेप का है, पतला और लंबा है, जो मैंने आपको बता दिया था। ये सेल आपका छोटा है एंड इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ऐसा कहा जाता है कि वेजिटेटिव सेल का ज्यादातर साइटोप्लाज्म है, तो उसमें छोटा सा जनरेटिव सेल आपका यहीं कहीं कोने में पाया जाएगा, राइट। और फिर ये जनरेटिव सेल आपका डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट तैयार कर लेगा, और अल्टीमेटली आपके मेल गैमेट की फॉर्मेशन हमने देख ली, राइट। अब इस मेल गैमेट को हमें सही वक्त पर पहुंचाना है फीमेल तक, क्योंकि पॉलन की एक वायबिलिटी पीरियड है, जैसे आपके ओटीपी की एक वायबिलिटी होती है। आपके पास एक ओटीपी आया बैंक का, काफी बार ऐसा लिखा रहेगा कि दिस ओटीपी इज वैलिड ओनली फॉर 5 मिनट्स। काफी बार ऐसा होगा कि आप किसी ऐप पर लॉगिन कर रहे हैं तो आपको बोला जाएगा कि ओटीपी जो आया है वो 60 सेकंड के लिए ही आपका एक्सेप्टेबल है। सो वायबिलिटी डिफरेंट होती है अलग अलग पॉलन्स की, जो कि डिपेंड करती है प्रिवेलिंग टेम्परेचर पे कि एक पर्टिकुलर जगह पर टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, जर्मिनेशन की कंडीशन कैसी है, या फिर प्लांट की स्पीसीज के ऊपर भी। जैसे राइस और व्हीट है, अगर इनका पॉलन रिलीज हुआ तो उसको 30 मिनट के अंदर अंदर फीमेल तक पहुंचना होगा। अगर वो लेट हो गया, अगर 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, तो राइस और व्हीट का जो पॉलन है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। वहीं पर रोज की जो फैमिली है, रोजेसी, लेगुमिनेसी जो फैमिली है, लेगुमिनस प्लांट जो है आपके पी, बीन वगैरह, सोलेनेसी, आलू, टमाटर, बैंगन जो है, इनमें मंथ्स में वायबिलिटी पाई जाती है। यानी इनका पॉलन आज शेड हुआ और नहीं पहुंचा 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में फीमेल तक, और 1 महीने बाद भी पहुंच गया तो भी वो एक्सेप्टेबल होगा, राइट। और काफी बार ऐसा होता है कि झटपट अगर पॉलन नहीं आपको यूज करना है, लेकिन आपको अपने मनपसंद का पॉलन ही झड़वाना है फीमेल के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो, लिक्विड नाइट्रोजन में पॉलन को स्टोर कर सकते हो, पॉलन बैंक तैयार कर सकते हो। -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पे आप चीजों को स्टोर कर सकते हो, स्पर्म को भी स्टोर कर सकते हो, सीड को भी, पॉलन को भी, काफी सारी चीजें हैं जो -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पे स्टोर करी जा सकती हैं, और पॉलन बैंक, सीड बैंक तैयार किया जा सकता है। अब बात करते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो गाइनोशियम इज कॉल्ड एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जैसे आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था इट्स कॉल्ड एंड्रोशियम, तो एक फ्लावर के अंदर जितने भी स्टेमेंस थे सारे मिलकर एंड्रोशियम बना रहे थे। सिमिलरली एक फ्लावर के अंदर जितने भी पिस्टिल्स होंगी या जितने भी कार्पल्स होंगी वो मिलकर के गाइनोशियम बनाएंगे।
अब एक प्लांट जो है, हो सकता है उसके अंदर यार सिंगल कार्पल ही हो, तो इसे क्या कहा जाता है इस केस को? सिंगल कार्पल ही हो तो इसे मोनोकार्पलरी कंडीशन कहा जाता है, मोनोकार्पलरी कंडीशन कहा जाता है। और हो सकता है आपका मल्टीपल कार्पल्स हो तो इसे क्या कहा जाता है? पॉलीकार्पलरी कंडीशन कहा जाता है, पॉलीकार्पलरी कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, और मल्टीपल कार्पल्स हैं तो इसमें भी अलग अलग तरीके की कार्पल्स हो सकती हैं। हो सकता है वो सारी की सारी आपकी सेपरेट हो, कि 5 कार्पल्स हैं और पांचों की पांचों सेपरेट हैं, अलग अलग पाई जा रही हैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? एपोकार्पस कंडीशन, कि कार्पल्स हैं लेकिन आपकी अलग अलग है, फ्री प्रेजेंट है। और हो सकता है ये फ्यूज्ड भी हो एक दूसरे के साथ, एकदम एक साथ चिपकी हुई हो, तो इसे सिन कार्पस कंडीशन कहा जाता है। सिन का मतलब होता है फ्यूज, राइट। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एपोकार्पस। अब अलग अलग कौन रहना प्रेफर करते हैं? माइकल जो है एक अमेरिकन लड़का है, तो अपना भाई जैसी गर्लफ्रेंड पटी माँ बाप को छोड़ करके चला गया, तो माइकेलिया जो है, माइकल जो है ये आपका अलग रहता है, फ्री रहता है। और हम लोग क्या करते हैं? पापा के साथ रहते हैं ना, पापा पूरे परिवार को बांध के रखते हैं, तो पेपावर जो है, पापा जी जो है ये बांध के रखते हैं पूरे परिवार को, तो सिन कार्पस कंडीशन यानी फ्यूज्ड यहां पर कार्पल्स आपको देखने को मिलती है। ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं इनके डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक जो पिस्टिल है या एक जो कार्पल है, इसके यूजुअली 3 पार्ट्स होते हैं, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, बट लेट्स मेक इट अगेन सो दैट वी कुड गेट सम बेटर इंस्टिंक्ट्स आउट ऑफ इट। ये आपका क्या है? स्टिग्मा, लैंडिंग सरफेस इसे बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे आपकी लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल, और सबसे नीचे आपका बेजल बल्ज्ड पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं? ओवरी, है ना। तो यहां पर क्या क्या चीजें हो गई, सबसे पहले इनको मेंशन कर लेते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोले? स्टिग्मा, है ना। ये वाला जो पार्ट है लंबी ट्यूब, इसको हम क्या बोले? स्टाइल। और सबसे नीचे जो बल्ज पार्ट है इसको हम क्या बोले? ओवरी, इसको हम बोले ओवरी। अब ये जो ओवरी के अंदर का पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? ओवेरियन कैविटी बोलते हैं, ना। तो अंदर का जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? ओवेरियन लॉक्यूल या ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन लॉक्यूल हम इसे बोल देते हैं। ओवेरियन लॉक्यूल के अंदर अगर आप देखोगे नीचे की साइड, तो यहां पर क्या पाया जाएगा? आपका प्लेसेंटा पाया जाएगा, है ना। यहां पे क्या पाया जाएगा? प्लेसेंटा पाया जाएगा। और इस प्लेसेंटा के ऊपर क्या रखा रहता है? इस प्लेसेंटा के ऊपर जो है रखा रहता है आपका ओव्यूल, है ना, जो आगे चल के आपका सीड बनाएगा। इस प्लेसेंटा के ऊपर क्या रखा रहता है? ओव्यूल। ये आपकी क्या है? पूरी की पूरी स्ट्रक्चरल डिटेल है एक पिस्टिल की या एक कार्पल की। 3 इसमें मेजर पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर का बस मेरे को आपको थोड़ा सा समझाना था कि कैसे प्लेसेंटा के ऊपर आपका ओव्यूल अटैच होता है इन द ओवेरियन कैविटी। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी लेक्चर के अंदर, है ना। चलो, तो यहां पर देखो दोस्त, यहां पे आपको हिबिस्कस का एक फ्लावर दिखाया हुआ है, जिसमें आपको बेसिक पार्ट बताए हुए हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड आपका ओवरी, जो नीचे थैलेमस से अटैच्ड है ना। थैलेमस से ही आपके सारे पार्ट्स अराइज कर रहे थे, जैसे आपका स्टेमन, आपके पेटल और ये सब। यहां पर देखो आपकी जो सारी की सारी पिस्टिल्स है ये आपकी क्या है? फ्यूज्ड है। यानी ये किसका डायग्राम है? पेपावर का। पापा जी ने बांध रखा है पूरे परिवार को, है ना। तो फ्यूज्ड है यानी सिन कार्पस कंडीशन है। और यहां पर आपकी फ्री है सारी की सारी। ये कौन है? माइकल भैया है ना। तो ये माइकेलिया का डायग्राम आपका है, ये माइकेलिया का डायग्राम आपका है। और साइड में ये जो डायग्राम बना हुआ है सबसे एंड में, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ पर्टिकुलर ओव्यूल। ये एक ओव्यूल का डायग्राम है, इसको हम अभी नहीं देखेंगे, पहले हम ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इस डायग्राम पे आएंगे, जिससे कि हमको एक बेटर क्लैरिटी मिले। पहले मैं आपको अपने हाथ से डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा, फिर हम इस डायग्राम पे आएंगे तो हमको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो अब हम पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर बनेंगे, राइट। तो ओव्यूल इज अ बिगर बॉडी, है ना, तो इट्स कॉल्ड अ मेगास्पोरेंजियम। इसके अंदर मेगास्पोर्स बनेंगे। तो ओव्यूल जो है ये प्लेसेंटा से अटैच होती है बाय द मींस ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। यानी फ्यूनिकल नाम की एक डंडी है जो ओव्यूल को अटैच करती है, किससे? प्लेसेंटा से। और फ्यूनिकल जो है ये आपकी ओव्यूल से फ्यूज कहां कर रही है? इन अ रीजन कॉल्ड हाइलम। ये सारी चीजें मैं आपको डायग्राम में बना के बताऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी डरने की बात नहीं, ठीक है। अब ये जो ओव्यूल है इसके ऊपर कवर होते हैं,
इनको हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। यूजुअली आपके 1 से 2 इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, कॉमनली अगर आप बात करें तो 2 इंटेग्यूमेंट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और माइक्रोपाइल एक छोटी सी जगह है जहां पे आपके इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होंगे। जैसे पॉलन में एक जगह थी ना, जर्मपोर, जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट था, ऐसे यहां पर एक जगह होगी ओव्यूल के अंदर जहां पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होंगे, उस जगह को माइक्रोपाइल कहा जाता है। और माइक्रोपाइल के अपोजिट जो जगह है, माइक्रोपाइल के अपोजिट पोल पर, बेजल एंड पर जो पाया जा रहा है, उस रीजन को हम लोग चलाजा कहते हैं। अब आप देखो कि पूरी बात क्या हुई। मैं जानता हूं ये चीजें समझ में नहीं आई होंगी, समझ में आनी भी नहीं चाहिए, तो फिर हमारा क्या काम है ना, हम समझा देंगे। अभी सिर्फ देखो कि क्या हुआ। ये आपका ओव्यूल है, या ओव्यूल का सेंट्रल पार्ट। इसके ऊपर कुछ सेल्स होते हैं मेरे दोस्त, जिन्हें क्या कहा जाता है, सेल्स ऑफ न्यूसिलस, है ना। इनको क्या कहा जाता है, न्यूसिलार सेल्स कहा जाता है। न्यूसिलस के सेल्स ये हैं। अब न्यूसिलस के सेल्स के ऊपर क्या था मेरे दोस्त, आपकी 2 इंटेग्यूमेंट्स थी। ये आपका फर्स्ट इंटेग्यूमेंट है जो कि अंदर की साइड पाया जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, इनर इंटेग्यूमेंट, है ना। और इसके ऊपर एक और लेयर है आपकी, जिसे हम क्या बोलेंगे, आउटर इंटेग्यूमेंट बोल देंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, आउटर इंटेग्यूमेंट बोल देंगे, राइट। इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट। तो यहां पर ये जो जगह बची जहां पर इंटेग्यूमेंट नहीं है, इसे हम क्या कह रहे थे, माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल के अपोजिट यहां पर ये जो जगह है, इसको हम लोग क्या कह रहे थे, चलाजा। इसको हम क्या कह रहे थे, चलाजा, है ना। यही बात हुई थी। ये वाला जो एंड था, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, चलाजा, जो कि आपका बेजल एंड होता है, यानी बेस वाला पार्ट होता है आपका एक पर्टिकुलर ओव्यूल का, है ना। और यहां पर ये जो स्टॉक निकली है, ये स्टॉक क्या है आपकी, फ्यूनिकल। ये स्टॉक क्या है, डंडा क्या है आपका, फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल क्या कर रहा था, ओव्यूल को अटैच कर रहा था किससे, प्लेसेंटा से। तो ये जो प्लेसेंटा है, ये आपका यहां पर पाया जा रहा है। तो प्लेसेंटा से आपका फ्यूनिकल क्या कर रहा है, ओव्यूल को अटैच कर रहा है। तो ये फ्यूनिकल और ओव्यूल यहां पर अटैच हो रहे हैं इस रीजन में। इस रीजन को क्या बोल दिया, इस रीजन को आपका हाइलम बोल दिया। यानी हाइलम क्या है, जंक्शन है बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। यही तो बात हुई, इतनी ही बात थी यार। अब देखो एक खास चीज बताता हूं जो आपको आगे काम आएगी। जैसे जब आप पॉलन डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, आपने देखा कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल हैं जो कि डिवाइड करके क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। और स्पोरोजिनस टिश्यू का हर सेल पॉलन ग्रेन बना सकता है। यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे ये जो न्यूसिलर सेल्स है ना, इनमें से एक जो न्यूसिलर सेल्स है, इनमें से एक जो न्यूसिलर सेल है, समझ लो ये वाला है, ये आपका डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। और ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, इसे आप मेगास्पोर मदर सेल बोलोगे, ये आपका मेगास्पोर बनाएगा। तो सारे के सारे न्यूसिलर सेल्स जो हैं, अगर आपके 20, 25, 30 न्यूसिलर सेल्स प्रेजेंट है, तो उनमें से सिर्फ एक जो है, यही आपका मेगास्पोर बनाता है। बाकी सारे न्यूसिलर सेल्स उसको सराउंड करके वहीं पर पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, राइट। ये बस न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। न्यूसिलस का काम क्या रहता है, उसमें हाई फूड स्टोरेज होता है। तो जो न्यूसिलस का सेल सिलेक्ट होगा मेगास्पोर बनाने के लिए, बाकी न्यूसिलर सेल उसे हेल्प करते हैं कि हाँ भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये आपका यहां पर प्लेसेंटा हो गया, ये आपका प्लेसेंटा हो गया। प्लेसेंटा के साथ ये जो डंडी कनेक्ट कर रही है ओव्यूल को, इस डंडी को क्या बोला, फ्यूनिकल, है ना। और फ्यूनिकल जहां पे ओव्यूल के साथ फ्यूज हो रही है, इस जंक्शन को हमने क्या बोला, हाइलम बोल दिया। इस जंक्शन को हमने हाइलम बोल दिया, ठीक है। अब अंदर न्यूसिलस के सेल्स है, अंदर न्यूसिलर सेल्स हैं जो एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, है ना। उसके बाद अंदर की लेयर है इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट। जहां पर ये आपके एब्सेंट है इंटेग्यूमेंट्स, उसे माइक्रोपाइल बोला। और अपोजिट बेजल पार्ट को क्या बोला, चलाजल पोल या चलाजल पार्ट बोला। काम खत्म। यही तो आपका होना था, ये हमने देख लिया। अब देखो यार कि एक जो न्यूसिलस का सेल था वो आपका सिलेक्ट होगा और सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बना लेगा इन द माइक्रोपाइलर रीजन दैट कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, है ना। यानी कि जो एक न्यूसिलर सेल है, वन न्यूसिलर सेल फ्रॉम माइक्रोपाइलर पार्ट, यानी जहां पे आपके इंटेग्यूमेंट नहीं थे, वहां से फ्रॉम माइक्रोपाइलर पार्ट
one nuclear cell from micropylar part will become मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल जो मेगास्पोर बनाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर समझ लो कि आपका ये वो न्यूक्लियर सेल है जो मेगास्पोर मदर सेल बनाने वाला था। तो इसने क्या करी, मियोसिस करी, इसने मियोसिस करी। ये आपका मेगास्पोर मदर सेल है तो क्या बना लेगा, मेगास्पोर्स बना लेगा। तो एक आपका जो सेल है वो डिवाइड करके क्या बनाता है, 4 मेगास्पोर बना लेता है। सिंपल सी बात है ना, 4 मेगास्पोर बना लेता है। यही तो होता है मियोसिस के अंदर, कुछ नई बात तो हम कर नहीं रहे। अगर मियोसिस करी तो क्या हो जाएंगे, 4 मेगास्पोर बन जाएंगे, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, आपके 4 मेगास्पोर्स बन गए। अब अगर 4 मेगास्पोर्स बने तो इनमें से 3 क्या कर जाते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं और सिर्फ सिंगल वाला बचता है। तो 4 मेगास्पोर्स में से क्या हुए, 3 डीजेनरेट हो गए, 3 डीजेनरेट हो गए। क्या हुआ, सिर्फ एक बचा, 1 इज बेसिकली एक्टिव। एक जो है यही आगे डेवलप करेगा, यही एक्टिव है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यानी एक ही स्पोर जो है ये आपका डेवलपमेंट शो करेगा, बाकी तीनों जो है डीजेनरेट हो जाएंगे। दे आर कॉल्ड एज डीजेनरेटेड मेगास्पोर्स। तो एक जो है ये आपका क्या हो जाएगा, अब डेवलप करेगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। तो एक जो बचा हुआ है यही आगे डेवलप कर पाएगा, यही आगे डेवलप कर पाएगा। तो ये जो एक सेल था, अब इसमें देखो क्या हुआ, ये जो एक सेल था इसमें देखो अब क्या होगा। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, है ना, क्योंकि इसके अंदर हमें काफी सारे काम है, काफी सारी चीजें दिखानी है। सो लेट्स मेक इट अ बिट बिग। ठीक है, यहां पर क्या है, एक न्यूक्लियस इसके सेंटर पे प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये जो एक न्यूक्लियस है ये डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनाएगा। तो ये 2 न्यूक्लियस कहां चले जाएंगे, अपोजिट पोल्स के ऊपर चले जाएंगे। यानी एक न्यूक्लियस आपका एकदम ऊपर चला जाएगा, एक न्यूक्लियस आपका एकदम नीचे चला जाएगा। 2 न्यूक्लियस हुए। फिर ये 2 न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे तो 4 न्यूक्लियस बनेंगे भाई, 2 ऊपर चले जाएंगे, 2 नीचे चले जाएंगे। फिर ये 4 न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे तो 8 न्यूक्लियस बना लेंगे भाई, 4 आपके ऊपर चले जाएंगे, 4 आपके नीचे चले जाएंगे। तो 8 न्यूक्लियस आपके बन गए। इसे क्या कहते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। और अब ये डेवलप करेगा टू मेक अ मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक। इट विल डेवलप टू मेक अ मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक कैसा दिखाई देता है ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अभी तक क्या थी, फ्री न्यूक्लियर डिविजन थी, है ना, सिर्फ न्यूक्लियस बने हैं, फ्री न्यूक्लियस बने 8, सेल तो एक ही है मेजर, उसी के अंदर 8 न्यूक्लियस है। अब इनके ऊपर सेल वॉल भी बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर आप देखोगे तो एक टर्मिनस के ऊपर आपके 3 सेल बन जाएंगे, है ना, यहां पर आपके 3 सेल बन जाएंगे। ये जो आपके कोने वाले सेल्स हैं इनके ऊपर फिलीफॉर्म अपरेटस नाम की थिकनिंग लगी रहती है। इसे हम क्या कह रहे हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस, जो गाइड करते हैं पॉलन को। जब पॉलन आएगा ना आपका फीमेल के पास तो यहां से एंटर करता है, तो फिलीफॉर्म अपरेटस लगे रहेंगे। इन दोनों सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों सेल्स को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड। इन दोनों सेल को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड, है ना। तो 2 सिनर्जिड हो गए। और सेंटर पे आपका क्या हो गया, ये जो सेंटर पे आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंटर वाला सेल जो है ये क्या हो गया, आपका एग सेल हो गया। ये आपका फीमेल गैमेट है। तो 3 सेल बन गए। ये आपके माइक्रोपाइलर एंड पर बनते हैं। अगर आप दूसरे एंड पर देखोगे तो आपके यहां भी 3 सेल बनेंगे, यहां भी 3 सेल बनेंगे। ये जो 3 सेल हैं तीनों एक जैसे होते हैं और तीनों को ही हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। तीनों को ही हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे मेरे भाई तो सेंटर पे आपका क्या होता है, 2 न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, सेंट्रल सेल बोला जाता है। इसे सेंट्रल सेल बोला जाता है। एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। इन दोनों न्यूक्लियस को आप क्या बोलोगे, पोलर न्यूक्लियस। इन दोनों न्यूक्लियस को आप क्या बोलोगे, पोलर न्यूक्लियस, है ना। और ये आपका क्या कहलाएगा, सेंट्रल सेल कहलाएगा। तो एंटीपोडल सेल्स जो प्रेजेंट है ये कहां पर पाए जाते हैं, आपके चलाजल एंड पर पाए जाते हैं। और इसका जो अपोजिट एंड होगा उसे बाय डिफॉल्ट हम लोग माइक्रोपाइलर एंड बोल देंगे। एक बार मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूं, मैग्नीफाई करके समझा देता हूं कि क्या हुआ। ठीक है, ये देखो मेरे भाई, ये आपका पूरा का पूरा डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक तैयार हो गया। एक जो मेगास्पोर था
जो आपका डेवलप करेगा वो पूरा एम्ब्रियो सैक बना लेगा। अब इसमें सेल कितने हैं गिनो, ऊपर 3 सेल है, 2 आपके सिनर्जिड और 1 आपका एग सेल, नीचे 3 एंटीपोडल्स हैं, 3 और 3 6 सेल हो गए, और सेंटर पे आपका 1 सेल है, यानी 7 सेल हो गए। तो सेल है आपके 7 और न्यूक्लियस कितने हैं, ऊपर 3 नीचे 3 बीच में 2, यानी 8 आपके क्या है न्यूक्लियस है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लियस 7 सेल्ड कंडीशन, है ना। इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड कंडीशन। अब इसको थोड़ा गौर से देखो, सेम चीज जो हमने पढ़ी है उसको। एक जो आपका माइक्रोपाइलर एंड पर न्यूक्लियस था, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो गया। फिर इसने क्या किया, मेगास्पोर डायाड बनाया, यानी पहले आपके मियोसिस में 2 सेल बनते हैं, फिर आपके मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं, तो आपके 4 मेगास्पोर बन गए, जिनमें से 3 क्या हो जाएंगे आपके डीजेनरेट हो जाएंगे, 1 आपका डेवलप करेगा। अब ये 1 सेल जो बचा है ये पहले क्या करेगा, 2 आपके न्यूक्लियस बनाएगा, फिर आपके 4 न्यूक्लियस बनाएगा, फिर आपके 8 न्यूक्लियस बनाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे खुद को अरेंज कर लेगा किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, एक डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेट में। चलाजल एंड पर देखो 3 एंटीपोडल्स हैं सिर्फ, माइक्रोपाइलर एंड पर 2 सिनर्जिड हैं जिनमें फिलिफॉर्म अपरेटस लगे हुए हैं जो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं, एक एग लगा हुआ है, और 2 पोलर न्यूक्लियस हैं सेंट्रल सेल के पास। यानी आपकी कैसी कंडीशन यहां पर हमें देखने को मिल जाएगी, अगर आप लिखना चाहो तो यहां पर आपकी 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड कंडीशन हमें देखने को मिल जाएगी। ये बात आपकी यहां पर हो जाती है, मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक आपका तैयार हो जाता है। अब आपका यहां पर फीमेल गैमेट बन चुका है, यानी ये वाला जो आपका सेल है दैट इज योर फीमेल गैमेट, जिसे हम एग बोल रहे हैं। अब फीमेल गैमेट भी आपका तैयार हो गया, और आपका मेल गैमेट भी तैयार हो चुका है, जो कि पॉलन ग्रेन के अंदर पाया जा रहा था। 2 मेल गैमेट आपके तैयार हो चुके थे। अब इन दोनों को पास पास लाना है वाया द प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब, अब जो पॉलन ग्रेन है सिंस इट इज नॉन मोटाइल, अब देखो यार, मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है, फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है, तो इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, आसपास लाना पड़ेगा टू फैसिलिटेट द फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, पॉलिनेशन बोलते हो, राइट। यानी ये आपका एंथर है, जब ये एंथर फटा, यहां बायलोब्ड एंथर बना देते हैं, ये आपका फिलामेंट है, जब यहां से आपका एंथर फटा तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए। अब इन पॉलन ग्रेन्स को हमें कहां ले जाना है दोस्त, हमें ले जाना है स्टिग्मा के ऊपर। अब हमें ले जाना है स्टिग्मा के ऊपर, है ना। तो इन पॉलन ग्रेन्स को हम कहां ले जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर ले जाएंगे, जो कि अलग अलग तरीके से जा सकता है। उन एजेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जो कि इस काम को करवाएंगे। ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स आपके जिंदा भी हो सकते हैं, यानी एनिमल्स वगैरह भी हो सकते हैं, इंसेक्ट भी हो सकते हैं, या आपके अबायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे वाटर और विंड। तो यहां पर जब एक पॉलन ग्रेन आ जाती है तो पॉलन ट्यूब आपकी ग्रो करती है, और ये पॉलन ट्यूब क्या करेगी, ये पॉलन ट्यूब आपका चली जाएगी एग के पास, जो कि यहां पर अंदर सिचुएटेड है। इस एग तक पहुंच जाएगा आपका पॉलन, और फिर फ्यूजन आपकी हो जाएगी। तो ये पॉलन ट्यूब का बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉलन ट्यूब का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, यहां पर आपके डिफरेंट टाइप के एजेंट्स जो हैं पाए जाते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स पाए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि ये पॉलिनेशन कराएगा कौन। या तो एजेंट्स आपके बायोटिक होते हैं, दे आर मोस्टली प्रेफर्ड, दे आर मोस्टली यूज्ड। बायोटिक जो है यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलायबल होते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा मेथड है, अगर आप एक ऑर्गेनिज्म को बढ़िया तरीके से यूज करते हो तो वो आपका काम कर देगा। लेकिन अबायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे विंड और वाटर। विंड और वाटर में से विंड इज प्रेफरेबली यूज्ड अमंग अबायोटिक फैक्टर्स। अगर आप अबायोटिक फैक्टर्स की भी बात करें तो उसमें से आपका विंड जो है ये ज्यादा प्रेफर्ड है, वाटर थोड़ा कम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंट्स आपके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब पॉलिनेशन डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे पॉलिनेशन हो सकती है विद इन द सेम फ्लावर विच इज रेयर, और इसको थोड़ा सा प्रमोट भी कम किया जाता है, बट जहां कोई और तरीका नहीं है वहां तो भाई यही रामबाण है। तो विद इन द सेम फ्लावर आपका क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाती है, यानी फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, सीधी सी बात है, फ्लावर शुड बी
बायसेक्सुअल। एक फ्लावर के अंदर अगर दोनों पार्ट्स हैं मेल और फीमेल, तो मेल वहीं की वहीं पॉलन रिलीज करेगा और फीमेल को वहीं की वहीं क्या मिल जाएगा, आपका पॉलन मिल जाएगा। लेकिन यहां पर सिंक्रोनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोनी मतलब मेल और फीमेल पार्ट्स सेम टाइम पर मैच्योर होने चाहिए, कि जब पॉलन रिलीज हुआ फीमेल भी मैच्योर होनी चाहिए कि वो पॉलन को एक्सेप्ट कर पाए। पता चला फीमेल मैच्योर्ड ही नहीं, या फिर पहले फीमेल मैच्योर हो गई और पॉलन रिलीज ही नहीं हुआ, दोनों ही केस खराब है। तो यहां सिंक्रोनी अगर अच्छी है तो आपका पॉलिनेशन हो जाता है, राइट। बट बार 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 सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी कराने से क्या होता है, आपकी इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाती है। इसलिए थोड़ी बहुत वेरिएशंस जरूरी होती है। ऑटोगैमी में वेरिएशंस बिल्कुल नहीं आती, बिकॉज एक तरीके का सेल्फ फर्टिलाइजेशन है ये, है ना, कि खुद ही पॉलन दिया, खुद ही एग दिया और फर्टिलाइजेशन हो गई। तो यहां कोई बाहर का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे आपका वायोला है, जिसे कॉमन पेंसी कहा जाता है, आपका ऑक्सैलिस है एंड कॉमलिना है। इनमें दो तरीके के फ्लावर्स आपके पाए जाते हैं। पहला फ्लावर जो है इसे कहा जाता है कैस्मोगैमस फ्लावर, जो कि एक्सपोज्ड होता है, यानी जो नॉर्मल फ्लावर्स हम लोग देखते हैं अपने आसपास वैसे फ्लावर्स जो एक्सपोज्ड हैं, जिन पे कोई और पॉलन भी आ सकता है कहीं से उड़ के, जिनका पॉलन उड़ के कहीं और भी जा सकता है, दे आर एक्सपोज्ड फ्लावर्स। बट दूसरे तरीके के जो फ्लावर्स है इन्हें क्लिस्टोगैमस कहा जाता है, विच डू नॉट ओपन एट ऑल। ये ओपन नहीं होते, विच डू नॉट ओपन एट ऑल। तो क्या है, एक फ्लावर क्लोज्ड है, अब ये ओपन नहीं हो रहा तो किसी और का पॉलन भी नहीं आ सकता, और ये ओपन नहीं हो रहा तो इसका पॉलन भी कहीं और नहीं जा सकता। ये प्लांट जो है इसका फ्लावर क्लोज्ड है, तो इसी के अंदर ही पॉलन जाएगा सिर्फ। तो दे आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, इनमें कुछ और नहीं हो सकता, इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, ऑटोगैमी ही होती है, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन ही होती है। बट इनमें एक जो खास बात है वो ये है, दे डू नॉट नीड पॉलिनेटर, दे डू नॉट नीड पॉलिनेटर। भाई पॉलिनेटर की क्या जरूरत है, एक क्लोज्ड फ्लावर के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, सो दे डू नॉट नीड पॉलिनेटर। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, दे विल प्रोड्यूस अ शॉर्ट सीड सेट। इनमें सीड बनेगा ही बनेगा, इनमें फर्टिलाइजेशन होगी होगी। क्यों, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे भाई, एक फ्लावर क्लोज है, इसको पता है इसी का पॉलन लेना है, तो झक मरा के कोई फायदा नहीं है, चुपचाप पॉलन लो और फ्लावर प्रोड्यूस करो, सीड प्रोड्यूस करो। सो अ शॉर्ट सेट ऑफ सीड यहां पर देखने को हमें मिलता है, बनेगा ही बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बने। सो इसलिए कुछ एडवांटेजेस भी हैं क्लिस्टोगैमस की, कि पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, सीड कंफर्म्ड ही बनेगा। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं कि सेम तरीके का ही सीड बनेगा जो कि आपको जो आपका पहले बन रहा था, है ना। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स देखो यहां पर अंडरग्राउंड पाए जाते हैं यूजुअली, तो ये ओपन नहीं होते, तो इनमें किसी और का पॉलन नहीं आता। और कैस्मोगैमस अगर देखोगे ओपन होते हैं, तो यूजुअली इनमें कहीं और से भी पॉलन आ सकता है। सो दिस इज ऑटोगैमी। ऑटो मतलब एकदम सेम फ्लावर के अंदर क्या हो रही है, पॉलिनेशन हो रही है। जिटोनोगैमी देखो अब, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। जिटोनोगैमी में क्या है, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी सेम प्लांट है, इसमें एक फ्लावर आपका यहां पर है और एक फ्लावर आपका यहां पर है। अब ये फ्लावर भी दूर दूर हो सकते हैं, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक अगर आपको पॉलन पहुंचाना है तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, यहां पर एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आपको पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे क्रॉस पॉलिनेशन में आपको दूर भेजना पड़ता है पॉलन, तो उसी हिसाब से यहां पर भी आप क्रॉस पॉलिनेशन जैसा ही फंक्शन करा रहे हो। बट जेनेटिकली जो बच्चा बनेगा वो तो माँ बाप जैसा ही बनेगा, जेनेटिकली तो उसमें कोई चेंज आएगा नहीं भाई, सेम ही तो आपका पेरेंट है, सेम ही तो प्लांट है, तो इसके दोनों फ्लावर का जेनेटिक कंपोजिशन भी सेम होगा। तो अगर वहां से भी पॉलन आ रहा है तो भी 100% सिमिलर बच्चा ही बनेगा, बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज ऑटोगैमी। जेनेटिकली देखा जाए तो इसमें ऑटोगैमी जैसा ही, सेल्फ पॉलिनेशन जैसा ही बेबी तैयार होगा। सो अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो फंक्शनली ये कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ रही है, बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। जीनोगैमी की अगर आप बात देखें तो इसमें डिफरेंट प्लांट जो है वो आपका इन्वॉल्व होता है। यानी ये एक पर्टिकुलर प्लांट है, इसका एक फ्लावर है ना, और साइड में आपका दूसरा एक प्लांट है, सेम स्पीसीज का होगा, दैट्स वेरी ऑब्वियस, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, है ना। इसका एक फ्लावर है,
तो यहां से अब यहां अगर आप पॉलन लेके जा रहे हो तो एजेंट की तो जरूरत है ही, लेकिन ये जो डिफरेंट प्लांट्स हैं इनमें जेनेटिक वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलेंगी। तो एजेंट इज रिक्वायर्ड, दैट्स वेरी ऑब्वियस दैट एजेंट इज रिक्वायर्ड एंड जेनेटिक वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड। जेनेटिक वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड, ये बात हमेशा याद रखनी है। तो पहला क्या है, ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर के अंदर, जिटोनोगैमी यानी डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, और तीसरा जीनोगैमी मतलब डिफरेंट प्लांट्स। अब देखो यहां पर कौन सी पॉलिनेशन किसके अंदर होगी, दैट इज द थिंग। तो बायोटिक जो है ज्यादा रिलायबल है, तो इसीलिए इसको ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म बायोटिक पॉलिनेशन ही शो करते हैं, जैसे बीज का, बम्बल बीज का, एंट्स का, इनका इस्तेमाल करके। विंड जो है ये आपका ज्यादा प्रेफर्ड है अमंग अबायोटिक। अगर विंड और वाटर में से कोई पूछा जाए ज्यादा कौन यूज होता है, तो विंड ज्यादा यूज होती है। वाटर जो है इट इज एक्सट्रीमली रेयर। अगर आप बात करो फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो उसकी सिर्फ 30 जीनस के अंदर ही वाटर इस्तेमाल होता है एज अ अबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, और उसमें भी यूजुअली मोनोकॉट्स के अंदर यह इस्तेमाल किया जाता है। और काफी सारे तो ऐसे भी प्लांट्स हैं जो रहते पानी में हैं लेकिन जो पानी से पॉलिनेट नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपका पीवाईक्यूज के अंदर, वाटर हायासिंथ और वाटर लिली हैं, ये क्या करते हैं, पानी में रहते हैं लेकिन पानी के लेवल से ऊपर आकर के इंसेक्ट और विंड से पॉलिनेट होते हैं, नॉट बाय वाटर, नॉट बाय वाटर। तो पानी में रहकर भी ये दगाबाज हैं, पानी से पॉलिनेट नहीं करते। वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, ये जो फ्रेश पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं, खासकर वेलिस्नेरिया, इसमें जो मेल है वो सरफेस पर आ जाता है और अपने पॉलन रिलीज कर देता है वाटर सरफेस के ऊपर, और फीमेल भी सरफेस से उन पॉलन्स को पकड़ लेती है और सरफेस पे ही क्या हो जाती है, पॉलिनेशन हो जाती है। लेकिन जोस्टेरा जो कि एक मैराइन सी ग्रास है, समुद्र में रहने वाली ग्रास है, यहां क्या होता है, यहां आपका पानी के अंदर सबमर्ज्ड तरीके से जो है आपके पॉलन्स रिलीज किए जाते हैं, यानी पानी के अंदर डूबे हुए पॉलन होते हैं। तो वो रिबन लाइक पॉलन होते हैं जो पानी के अंदर भी तैर सकें, और फीमेल भी पानी के अंदर ही पाई जाती है, वो वहां तक पहुंच जाते हैं। तो सबमर्ज लेवल पे आपकी पॉलिनेशन होती है। तो यहां रिबन लाइक पॉलन्स होते हैं, रिबन लाइक पॉलन्स होते हैं विच आर कवर्ड बाय म्यूसिलेज कोट, विच आर कवर्ड बाय म्यूसिलेज कोट। तो ये आपके क्या देखने को मिलते हैं, जोस्टेरा के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आप विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स की बात करो तो यहां पर आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग केसेस दिखाई देंगे। तो विंड से अगर आप किसी फ्लावर को पॉलिनेट कराना चाहते हैं तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, पॉलन आपके लाइट होने चाहिए, क्योंकि हवा से तभी उड़ के जा पाएंगे, लाइट होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए, अदरवाइज तो चिपक जाएंगे भाई, अदरवाइज तो एंथर से ही चिपके रहेंगे। तो नॉन स्टिकी और लाइट होंगे तो फटाफट हवा में उड़ जाएंगे। स्टेमेंस आपकी वेल एक्सपोज्ड होनी चाहिए, स्टेमेन वेल एक्सपोज्ड होगी तभी आपके ज्यादा पॉलन उड़ पाएंगे। लार्ज फेदरी स्टिग्मा होनी चाहिए, स्टिग्मा इतनी बड़ी होनी चाहिए कि पॉलन आपका आए और फेदरी हो तो पॉलन को पकड़ सके आपकी स्टिग्मा। सिंगल ओव्यूल होना चाहिए इन ओवरी, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है मेरे दोस्त, सिंगल ओव्यूल होना चाहिए यूजुअली इन ओवरी, ठीक है। और इन्फ्लोरेसेंसेस में आपके फ्लावर पाए जाते हैं, यानी अगर फ्लावर का साइज काफी छोटा है ना तो वो बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे जिससे कि फीमेल के ऊपर आपका पॉलन आकर के गिर सके। जैसे कॉर्न कॉब के टेसल्स अगर आप देखेंगे, यानी मक्का के अगर आप टेसल्स देखेंगे तो वो लहराते रहते हैं यूजुअली क्या करने के लिए, आपका पॉलिनेशन करने के लिए। सो विंड के जो कैरेक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पॉलन लाइट होगी और नॉन स्टिकी होगी तभी उड़ पाएगी, स्टेमन चौड़ी होगी तभी उससे पॉलन उड़ पाएंगे, और आपका बहुत बेहतर तरीके से अगर आपकी स्टिग्मा बड़ी होगी तभी उस पर चीजें लैंड कर पाएंगी, है ना। तो दीज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आर सीन ओवर हियर। अब आप यहां पर देखोगे तो बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर नॉट कलरफुल एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। क्योंकि प्लांट कलरफुल कब होता है, फ्लावर कलरफुल कब होता है, जब उसे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है, या वो नेक्टर कब बनाता है, वो इंसेक्ट्स को रिश्वत देता है कि भाई तुम मेरा पॉलिनेशन करा दो, मैं तुम्हें बदले में नेक्टर पिला दूंगा, फ्रूटी पिला दूंगा या पॉलन दे दूंगा। तो यूजुअली क्या होता है कि ये कलर और नेक्टर जो है, सुगंध जो है, ये यूजुअली उस जगह पर इस्तेमाल की जाती है जहां इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है। विंड और वाटर में तो इन्हें किसी को अट्रैक्ट करना नहीं है, विंड और वाटर तो वैसे भी बहेंगी, तो दे डू नॉट प्रोड्यूस कलर और दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर।
काफी सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज बायोटिक एजेंट्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे बीज जो है इनमें से सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। सबसे ज्यादा कोई जो इस्तेमाल किया जाता है आपका वो है बीज। बटरफ्लाइज हैं, फ्लाइज हैं, बीटल्स हैं, वास्प हैं, एंट हैं, मोथ हैं, कुछ बर्ड हैं छोटे छोटे जैसे सनबर्ड है आपका, हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा बर्ड है, बैट है, लार्ज एनिमल्स है जैसे प्राइमेट्स के अंदर आपका लंगूर आ गया, अर्बोरियल यानी पेड़ पे रहने वाले आपके कुछ और ऑर्गेनिजम्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए जैसे आपके लिजार्ड आ गए, गीको लिजार्ड और आपके गार्डन लिजार्ड, ये भी आपके क्या कर सकते हैं कुछ केसेस के अंदर पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो यहां पर जो फ्लावर्स हैं ये लार्ज होंगे क्योंकि इन्हें इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, तो दूर से दिखने चाहिए इंसेक्ट उड़ता हुआ जा रहा है, नीचे एक बड़ा फ्लावर दिखे। और अगर छोटे छोटे फ्लावर हैं तो साथ में आकर के इन्फ्लोरेसेंस तैयार कर लें जिससे दिखाई दे, कॉन्स्पिक्यूअस हो जाए, है ना। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब दिखने लायक तो हो एटलीस्ट, तभी तो इनके ऊपर कोई चीज आकर के बैठेगी, है ना। कलरफुल हो जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो, फ्रेग्रेंट हो, खुशबू आए इनके अंदर, नेक्टर हो किसी को फ्रूटी पिला सके, है ना। पॉलन्स जो है वो इनके स्टिकी हो जो किसी इंसेक्ट पर चिपक सके फॉर पॉलिनेशन पर्पस, इंसेक्ट को कहीं और भी तो लेके जाना है तो स्टिकी पॉलन्स होने चाहिए, यहां पे उल्टा है ना। फाउल ओडर्स जो है सिक्रीट करते हैं काफी सारे फ्लावर्स यानी गंध सिक्रीट करते हैं टू अट्रैक्ट सम बीटल्स एंड वास्प्स, है ना। बीटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं आपका गंध छोड़ते हैं जिससे कि बीटल उनके पास आ पाए और उन पे पॉलन्स चिपक पाए, फिर वो किसी और फीमेल फ्लावर के पास जब जाएंगे तो वहां पे पॉलन्स छोड़ देंगे। काफी रिश्वतें दी जाती हैं जैसा मैंने कहा था इन ऑर्गेनिजम्स को फॉर डूइंग द पॉलिनेशन। फॉर एग्जाम्पल कईयों को कहा जाता है भाई तुम पॉलिनेशन करा दो, तुम थोड़े से पॉलन ले लेना क्योंकि हमें पता है पॉलन जो है न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, इसीलिए एथलीट्स और रेस हॉर्सेस को दिए जाते थे। तो कईयों को बोलते हैं भाई तुम लो ताकत की गोली ले जाओ मेरे से एक और हमारा पॉलिनेशन करा दो। कईयों को नेक्टर दिया जाता है यानी फ्रूटी पिलाई जाती है, भाई तुम मेरा एक काम कर दो जूस पिलाऊंगा तुम्हें आते ही, तो सामने वाला खुश हो जाता है। कईयों को सेफ प्लेस दी जाती है फॉर लेइंग देयर एग्स, जैसे अमोर्फोफेलस जो है इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर्स, यू नो आपका जो है इसकी बहुत बड़ी इन्फ्लोरेसेंस होती है, डबल बेड से भी बड़ा ये जो है आपका फ्लावर होता है, तो ये सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है टू ले एग्स, कि भैया कोई इंसेक्ट जो है वो अगर यूजुअली पॉलिनेशन करा रहा है तो उसको ये जगह प्रोवाइड कर देगा रहने की, कमरा दे देगा। एंड रिलेशनशिप विद लाइफ साइकिल पार्टनर, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते जैसे मोथ और युक्का, दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, विदाउट ईच अदर, है ना। ये एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यहां पर जो मोथ है इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है प्रोनुबा मोथ। तो प्रोनुबा मोथ क्या कर देता है, पॉलिनेशन करा देता है आपका यक्का प्लांट का, है ना। प्रोनुबा मोथ क्या करा देता है, पॉलिनेशन करा देता है, और बदले में यक्का प्लांट क्या करता है, यक्का प्लांट इस मोथ के लार्वा को रहने की जगह देता है, लार्वा को रहने की जगह देता है। तो इन दोनों का क्या हो गया, एक ऐसा एसोसिएशन हो गया जहां पर दोनों को एक दूसरे से फायदा मिल रहा है। सो इट इज स्पीसीज स्पेसिफिक पॉलिनेशन, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, अब आपको मैंने बताया था कि अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है बार बार, ऑटोगैमी हो रही है बार बार कंटिन्यूअस फैशन में, तो वेरिएशन तो आ ही नहीं रही, नेचर को चाहिए वेरिएशन, नेचर लात मार देता है भाई अगर वेरिएशन नहीं आ रही तुम्हारे अंदर तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसे कहा जाता है कि अगर बार बार इनब्रीडिंग हो यानी सेम तरीके के ऑर्गेनिज्म ही साथ रिप्रोड्यूस कर रहे हो बार बार, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकती है, यानी लैक ऑफ वेरिएशन यहां पर हो सकती है। तो हमें क्या करना है, इस लैक ऑफ वेरिएशन को रोकना है। हमें चाहिए कि अलग अलग जो आपके पॉलन्स हैं वो आकर के, डिफरेंट जो पॉलन्स हैं वो आकर के पॉलिनेशन करवाएं। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब डिवाइसेस दैट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन, डिवाइसेस दैट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, यानी हम क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी और पॉलन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कैसे कर सकते हैं हम, पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस जो है वो सिंक्रोनी। सिंक्रोनी मतलब
मेल और फीमेल डेवलप हो रहे हैं एट डिफरेंट टाइम, डेवलपमेंट एट डिफरेंट टाइम। भाई मेल पहले डेवलप हो गया, फीमेल हुई नहीं, तो पॉलन वेस्ट। तो जब फीमेल डेवलप होगी तो किसी और का पॉलन लेना पड़ेगा, सक्सेसफुल हो गए हम। और फीमेल पहले डेवलप हो गई तो किसी और का पॉलन आके पहले उसको फर्टिलाइज कर देगा, और हमारा पॉलन अभी डेवलप हुआ ही नहीं है। सो दैट कुड बी अ गुड गेम। पोजीशन, यानी डिफरेंट पोजीशन ऑफ मेल एंड फीमेल, है ना, डिफरेंट पोजीशन ऑफ मेल एंड फीमेल। फीमेल जो है आपकी बहुत ऊंची है और मेल आपका बहुत नीचे है, तो पॉलन आपका नीचे के नीचे ही झड़ जाएगा, ऊपर नहीं आ पाएगा उड़ के कभी, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाई। किसी और का पॉलन जब हवा से उड़ के आएगा तब फीमेल पॉलिनेट होगी। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, यहां क्या करती है, जो फीमेल है वो खुद ही मना कर देती है, भाई मुझे तुम्हारे पॉलन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहां पे इट्स अ जेनेटिक मैकेनिज्म। इसको आप पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में डिटेल में पढ़ोगे अभी 5-10 मिनट में। यहां खुद ही बोल देती है फीमेल की वी आर इनकम्पैटिबल, कि मेरे पास 2 पॉलन्स हैं, एक में ज्यादा वेरिएशन है, तो मुझे सेल्फ पॉलन नहीं चाहिए, तो जेनेटिकली वो रिजेक्ट हो जाता है। और चौथा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, यूनिसेक्सुअल प्लांट प्रोडक्शन। अगर एक प्लांट है ही यूनिसेक्सुअल, सिर्फ मेल ही है उसमें, तो कहीं और ही भेजेगा ना पॉलन किसी और फीमेल पे, या सिर्फ फीमेल ही है अगर किसी फ्लावर के पास, तो कहीं और का ही पॉलन लेना पड़ेगा। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट प्रोडक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पढ़ते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जैसा कि नाम से साफ साफ पता लग रहा है, पॉलन आया और पिस्टिल जो है उसके स्टिग्मा पे वो जब लैंड किया, तो एक वार्तालाप होती है स्टिग्मा के और पॉलन के बीच में, कि वो पॉलन सच में भी एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं। तो पिस्टिल जो है, इट हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पॉलन वेदर इट इज कंपैटिबल और नॉट। वेदर इट इज कंपैटिबल और नॉट, है ना। तो एक केमिकल डायलॉग होता है पॉलन और पिस्टिल के बीच में, यानी वो बात तो कर नहीं सकते कि सुनो मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे जो है अंदर जाने दो, ऐसा तो नहीं है। वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं और उन केमिकल्स के थ्रू पिस्टिल को पता लग जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसके केमिकल्स मेरे लायक हैं भी या नहीं। सो पॉलन जब आया और स्टिग्मा पे टिका, तब से लेकर के पॉलन ट्यूब की एंट्री जब होती है ओव्यूल के अंदर, यानी फीमेल गैमेट के पास, तब तक के सारे इवेंट्स को पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहा जाता है। देखो यहां पे क्या होगा, बहुत गौर से सुनना। ये आपका स्टिग्मा बना लेते हैं, ये आपका स्टिग्मा बना लेते हैं, ये आपकी स्टाइल है और नीचे आपकी ओवरी है। ओवरी के अंदर देयर इज ओवेरियन लॉक्यूल, नीचे की साइड क्या है आपका प्लेसेंटा है, कुशन लाइक प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के ऊपर कौन टिका हुआ है आपका ओव्यूल टिका हुआ है, जिसके अंदर है एम्ब्रियो सैक, और नीचे की साइड लेट से आपका क्या है सिनर्जिड और एग सेल है। मैं सिर्फ एग सेल आपका बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमें अभी उसी का काम है। भाई पॉलन आए, एक ये पॉलन आया जो कि सेल्फ पॉलन है, एक ये पॉलन आया जो बाहर का पॉलन, और लेट से एक ये पॉलन आया जो दूसरी स्पीसीज का पॉलन है। अब दूसरी स्पीसीज का है तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज को तो आप धोखा दे नहीं सकते, तो ये वाला भी रिजेक्ट हो गया जो दूसरी स्पीसीज का था। और ये सेल्फ वाला था, इसने भी कुछ डायलॉग बोले, और ये जो आपका थोड़ा सा डिफरेंट जेनेटिक कॉम्पोजिशन का था, इसने भी कुछ डायलॉग बोले, तो इसके डायलॉग एक्सेप्ट हो गए। तो पॉलन ट्यूब जो है आपकी जर्मिनेट करा दी गई इस पॉलन की, और आपका पॉलन ट्यूब ग्रो करके कहां पहुंच गया, आपकी पॉलन ट्यूब ग्रो करके यहां पहुंच गई, है ना। फीमेल के पास जो है ये पॉलन अपने दोनों के दोनों गैमेट्स लेकर के चला जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो यहां पे पॉलन जर्मिनेशन से लेकर के यहां पर एंट्री तक, ये जो येलो से मैंने दिखाया हुआ है, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, है ना। देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पर ये जो आपको बुढ़िया की चोटी दिखाई दे रही है ना, एक बूढ़ी चुड़ैल आती थी ना पहले एक कार्टून के अंदर, लंबे नाक वाली, उसकी जो चोटी जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दीज आर एक्चुअली पॉलन ट्यूब्स, है ना। तो यहां पर क्या होगा, देखो आपके काफी सारे पॉलन थे, रिजेक्ट कर दिया गया, है ना। एक जो पॉलन है इसको अच्छे से एक्सेप्ट किया गया और इसकी पॉलन ट्यूब जो है अंदर चली गई, और आपका एग के पास पॉलन्स पहुंच गए, मेल गैमेट्स पहुंच गए। अब मेल गैमेट जो है ये आपका एग के पास चला जाएगा,
है ना, ये दो जो मेल गैमेट्स है, देखो मेल गैमेट्स लिखा हुआ है, दो मेल गैमेट्स जो है ये आपका चले जाएंगे एग के पास और उसको क्या कर देंगे, फ्यूज कर देंगे। दोनों मेल गैमेट्स आपके पहुंच चुके हैं फीमेल के अंदर। ऑलराइट, यहां पर देखिए एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब हमें यहां पर अपने मन चाहे हाइब्रिड्स बनाने हैं। मन चाहे हाइब्रिड कब बनते हैं, जब हम अपना मनचाहा पॉलन सिलेक्ट करके एक फीमेल फ्लावर के ऊपर डालें। तो इट इज अ मेजर अप्रोच इन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, यानी हम जो है वैसी क्रॉप बनाना चाहते हैं जिसकी हमें जरूरत है। तो हम अपने मन चाहे पॉलन को शेड करेंगे, डिजायरेबल पॉलन को शेड करेंगे एग पे। तो यहां पर क्या होता है, कोई भी पॉलन आ सकता है। तो आपको दो टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, इमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। इमास्कुलेशन का क्या मतलब है, ई का मतलब एलिमिनेट करना, किसको, मस्क्यूलाइन को यानी मेल को। सो यहां पर क्या कर दिए जाते हैं, आपका एंथर रिमूव कर दिए जाते हैं, एंथर्स रिमूव्ड। अगर एंथर आपके रिमूव कर दिए गए तो सिर्फ फीमेल बचेगी आपके फ्लावर के अंदर, उसको हम क्या कर देंगे, बैगिंग कर देंगे, यानी उसके ऊपर बैग लगा देंगे, है ना। जैसे देखो क्या हुआ, समझ लो ये एक फ्लावर था, इसमें आपका ये फीमेल पार्ट है ना, और इसके साइड में क्या थे, आपके मेल पार्ट्स थे। तो ये मेल पार्ट जब मैच्योर होते तो अपना पॉलन छोड़ सकते थे इस फीमेल के ऊपर, पर हम नहीं चाहते कि ये अपना पॉलन छोड़े, है ना, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो हमने क्या कर दिया मेरे दोस्त, हमने क्या कर दिया, सबसे पहले इन मेल्स को ही काट दिया, हमने इमास्कुलेशन कर दी, और इस फीमेल के ऊपर क्या ढक दिया, इस फीमेल के ऊपर एक बैग ढक दिया, है ना, बटर पेपर ढक दिया कि भाई अब इस पे कोई और अनवांटेड पॉलन ना आए। जब हमें अपना पॉलन छिड़कना है तब हम क्या करेंगे, इस बैग को रिमूव करेंगे और इसके ऊपर अपना मनचाहा पॉलन छिड़क देंगे, और मनचाहा पॉलन छिड़कने के बाद दोबारा से बैग लगा देंगे जिससे हमारे मनचाहे आउटकम्स हमें मिले। दिस इज कॉल्ड एज इमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। तो इसमें कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होते। और अगर एक ऐसा फ्लावर है जिसमें है ही फीमेल पार्ट, तो मेल पार्ट को रिमूव करने की जरूरत ही नहीं है, तो इमास्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बैगिंग करो, अपना मनचाहा पॉलन लाओ, बैग हटाओ, डालो फीमेल के ऊपर, फिर से बैग लगा दो, एंड मन चाहे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। Now let's talk about some of the PYQ questions which are been asked in past years. In water hyacinth and water lily, pollination does takes place by, है ना, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ, नाम में वाटर है तो हमें लगता है वाटर से करते हैं, लेकिन वाटर के अलावा दोनों से करते हैं, इंसेक्ट एज वेल एज विंड, इंसेक्ट एज वेल एज विंड। पानी के ऊपर आके पानी को दगाबाजी का एक पैगाम सिखाते हैं वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। Which is the most common type of embryo sac in angiosperm? Most common type of embryo sac जो हमने पढ़ा है कौन सा था, 7 celled 8 nucleated। टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट नहीं होती, सिर्फ एक ही स्पोर डेवलप होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट उसे कहते हैं। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, बायोस्पोरिक कैंसिल हो गया। विद 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, है ना, पहले एक न्यूक्लियस था, इससे क्या न्यूक्लियस बनेंगे, आपके 2 बनेंगे दोनों पोल के ऊपर पहली माइटोटिक डिवीजन में, फिर आपके 4 बनेंगे दोनों पोल्स के ऊपर 2 माइटोटिक डिवीजन, फिर आपके 8 बनेंगे दोनों पोल्स के ऊपर। कितनी माइटोटिक डिवीजन हुई, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, सेकंड माइटोटिक डिवीजन, थर्ड माइटोटिक डिवीजन। बात समझ में आई, तो बोला हुआ है 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, एकदम सही। 2 माइटोटिक डिवीजन होंगे तो सिर्फ 4 न्यूक्लियस बनेंगे जो कि हमारा काम नहीं कर पाएंगे। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलिस्नेरिया? वेलिस्नेरिया में क्या हुआ था, वेलिस्नेरिया में आपके सरफेस पे आ गए थे आपके पॉलन्स, और जोस्टेरा के अंदर वो आपके सबमर्ज थे। तो पॉलिनेशन अकर इन सबमर्ज कंडीशन, गलत बात। फ्लावर इमर्ज अबव द सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट, नहीं भाई, हाइड्रोफिली में हमने पढ़ा था वाटर से होगी। फ्लावर इमर्ज अबव द वाटर सरफेस एंड पॉलन इज कैरिड बाय विंड, ये भी गलत है। मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय विंड करंट टू टेक फीमेल फ्लावर्स एट द सरफेस ऑफ वाटर, है ना। यहां पर क्या होगा, आपका मेन जो वाटर है वो आपका पॉलिनेशन करेगा, है ना। तो वाटर करंट्स जो है ये आपके काम आएंगे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड? ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों किसमें नहीं होंगी, यानी सिर्फ जिनोगैमी होगी, यानी दूसरे फ्लावर से ही काम चलेगा, दूसरे प्लांट से ही काम चलेगा। इनफैक्ट ये कब होगा, जब आपका यूनिसेक्सुअलिटी हो, तो पपाया इज अ करेक्ट एग्जांपल, ये आपका आंसर हो जाता है। पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड, ऐसा क्वेश्चन आए, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन, देखते ही कंप्लीट हो जाना चाहिए।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल? पैटर्न और फॉसिलाइजेशन में कौन हेल्प कर रहा था? स्पोरोपोलिन, जो कि एक्साइन की कोटिंग है। विंड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, एम्स में यह सवाल पूछा जाता था और एम्स के एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सवाल था, पाइनस इसका आंसर हो जाता है, जिसके बारे में आप यूजुअली प्लांट किंगडम में पढ़ते हो, यहां पर भी ये सवाल, ठीक है। तो विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आपका कहां देखने को मिलते हैं? पाइनस में देखने को मिलते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एन, फंक्शनल मेगास्पोर में क्या बने थे? 8 न्यूक्लियस और 7 सेल बने थे, एम्ब्रियो सैक में वो कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, किसको रिवॉर्ड दोगे? क्या विंड को दोगे, वाटर को दोगे, या इंसेक्ट को दोगे? ऑब्वियसली इंसेक्ट को दोगे, तो एंटोमोफिली के अंदर रिवॉर्ड दिए जाते हैं, बाकी किसी के अंदर नहीं दिए जाते। फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल इन एन ओवरी किसके अंदर थे? विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर, अलग से आपको बताया था, है ना। इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं, ये आपका विंड पॉलिनेटेड यानी एनिमोफिली के अंदर पाया जा रहा था। अ डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ, अभी ये क्वेश्चन आया था थोड़ा सा घूम करके, एक डायोशियस यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट जो है, पपाया वाला क्वेश्चन देखो, सेम ही तो क्वेश्चन है ना, कि ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी किसमें प्रिवेंट की जा सकती है? जो यूनिसेक्सुअल हो। तो यहां पर देखो आपका सेम सवाल पूछा जा रहा है कि डायोशियस यानी दो बॉडी है, यानी यूनिसेक्सुअलिटी जो है ये अगर आपकी है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये क्या करेगा? सिर्फ जीनोगैमी कर पाएगा, तो ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों प्रिवेंट कर लेगा, दूसरे प्लांट की ही जरूरत पड़ेगी। पॉलिनेशन इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली, देखो 2016 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया, ये आपका इंसेक्ट और विंड से होता है, वाटर से नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सिवियर एलर्जी, ठीक है। स्टोर्ड pollen in liquid nitrogen can be used in crop breeding program, ठीक है। tapetum helps in dehiscence of anther, exine of pollen grain is made up of sporopollen, tapetum यूजुअली डेहिसेंस में हेल्प नहीं करता, ये आपका नरिशमेंट में हेल्प करता है। प्रोटेक्शन और डेहिसेंस कौन करा रहे थे? आपके एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट का जो सबसे नीचे वाला पार्ट था कहां अटैच था? थैलेमस या पेटल के ऊपर, ये एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज क्वेश्चन बनाकर पूछ ली है। फिलिफॉर्म अपरेटस किन सेल्स के अंदर पाए जाते हैं? आपके ये सिनर्जिड्स के अंदर पाए जाते हैं, है ना, उन्हीं की ये खास बातें थी, ये आपका गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब की एंट्री को इनसाइड द सेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर एनिमल पॉलिनेटर, कौन से रिवॉर्ड, कौन से इनाम दिए जाते हैं? आपका नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन यूजुअली दिए जाते हैं, है ना, ये आपके रिवॉर्ड्स है। बाकी सारी चीजें देखने के लिए है, प्लेजर है, रिवॉर्ड्स आपके दोनों है खाने पीने की चीजें। पॉलन टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं किसके लिए? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग प्रोग्राम, सप्लीमेंटिंग फूड, क्योंकि न्यूट्रिशन इनमें भरा हुआ होता है दबा करके। फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म अपरेटस गाइड करता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, सीधा मिल गया, देखते ही बात खत्म। एनसीईआरटी की लाइन अगर आपको याद है, आपको क्वेश्चन दिखते ही क्लिक हो जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ क्लिस्टोगेमी यानी क्लोज फ्लावर के एडवांटेजेस क्या है? दो एडवांटेजेस थे, पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है और अशोर्ड सीड सेट बनेगा, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, है ना, सीधी सी बात है। एनसीईआरटी याद है तो ढूंढने हैं बस ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी बात करेक्ट है? एंडोथीशियम प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर, टेपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन, ये बात एकदम करेक्ट है, अंदर वाली लेयर जो है नरिश करती है डेवलपिंग पॉलन को। हार्ड आउटर लेयर को इंटाइन नहीं एक्साइन बोलते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू आपका डिप्लॉयड होता है बिकॉज उसका हर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, तो सिर्फ बी आपका करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्पोरोपोलिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम, कोई डिग्रेड नहीं कर सकता। स्पोरोपोलिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर है। स्पोरोपोलिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली, सब कुछ झेल सकता है। स्पोरोपोलिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एल्कली और एसिड, सब झेल सकता है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी, सिर्फ आपका सी जो है वो करेक्ट है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज अशोर्ड इन, सीड सेटिंग किसके अंदर अशोर्ड है? आपका कॉमलिना के अंदर, वायोला के अंदर, जैसे कॉमन पेंसी बोल रहे थे, इन सब के अंदर दो तरीके के फ्लावर्स थे ना, क्लिस्टोगैमस, कैस्मोगैमस, तो क्लिस्टोगैमस के अंदर क्या मिलेगा? अशोर्ड सीड सेट मिलेगा, ठीक है। An organic substance that can withstand environmental extremes and cannot be degraded by enzymes, sporopollenin। दिखते ही सवाल समझ में आ गया था, उत्तर भी दिमाग में आ गया था।
फिलिफॉर्म अपरेटस कहां पाया जाता है? सिनर्जिड के अंदर। ये सवाल हम लोग पहले ही कर चुके हैं, रिपीट हुआ है नीट के अंदर। ये आपके कुछ सवाल थे और ये आपका चैप्टर का मेजर पार्ट था। अगर आप लोग चाहते हैं आप और डिटेल में चीजों को देखें तो courses.brillix.io पे हमारा बैच अवेलेबल है कॉल्ड हाइपर बायोलॉजिस्ट। 1000 रुपए में मात्र आप पूरे साल की बायोलॉजी तैयार कर सकते हो, एक क्लास की। और अगर आप एक ड्रॉपर हो, 1500 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, असर्शन रीजन की बुकलेट भी मिल जाएगी इन अ पीडीएफ फॉर्मेट। हर चीज जो आप सोच सकते हो आप मुझे बस बताओ, आई विल मेक दैट अवेलेबल फॉर यू इन माय कोर्स। प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन इट अप। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट जो लिंक है वो हमारे कोर्स का लिंक है। वेबसाइट पे जाओ, एनरोल करो और वेबसाइट पर ही कोर्स देखना चालू कर दो। और मुझे फॉलो कर लो अलग अलग जगह पे। नोट्स अगर चाहिए तो टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ब्रिलिक्स एप्लीकेशन पर आज आपका क्या होमवर्क है, ब्रिलिक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। आज के नोट्स जो मैंने बनवाए हैं इन नोट्स को हाथों से लिखो, पीडीएफ में कन्वर्ट करो। मैं पर्सनली आपके नोट्स को चेक करूंगा और कमेंट करके बताऊंगा कि नोट्स कैसे हैं। फटाफट ये काम आज शाम तक हो जाना चाहिए। इंस्टाग्राम पर भी चाहो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे हर चीज का आपको लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। मिलता हूं आपसे आने वाले वक्त में, आने वाले समय में। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।